हाय, नमस्ते एंड वेलकम टू द येट अनदर लेक्चर ऑन म्यूचुअल फंड्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में 3 ऐसे हॉट टॉपिक्स अपन ने कवर अप करे जहां पर कैलकुलेशंस की बात थी एंड आई बिलीव आपने उन तीनों कैलकुलेशंस को वेदर इट वाज रिलेटेड टू द NAV with the net asset value, expenses in terms of the front end and the back end loads और holding period return, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लिया होगा। अब आज से जो अपने को पढ़ना है बच्चों वो है आपके सामने स्क्रीन पर, और आज जो डिस्कशन अपन करेंगे वो डिस्कशन होगा अबाउट द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। हाँ जी बच्चों, अब अपने को म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। कितनी अलग अलग तरह की स्कीम्स या प्लान्स बाजार में मौजूद होते हैं, ये सारा डिस्कशन अपने को करना शुरू करना है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो डिस्क्रिप्शन आपके सामने है वो है म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी पीरियड, या मेनी अ टाइम्स बच्चों अपन इसको ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर या टाइम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। बाजार में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का इन दो तरह से होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। And just like you can see the diagram that makes quite clear sense as to what an open-ended and a closed-ended scheme would look like. इसे देख करके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, एक गेस आपने अब तक कर लिया होगा कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स कैसे होगी। जैसे एक डब्बे में एक भाई साहब बंद है तो वो क्लोज एंडेड है। दूसरे वाले डब्बे में आप देख रहे हैं कि वो डब्बे में तो है लेकिन वो ओपन है क्योंकि वो डब्बे के बाहर भी देख पा रहे हैं। सबसे बेसिक, सबसे पहला क्लासिफिकेशन म्यूचुअल फंड स्कीम्स का बच्चों मैच्योरिटी के आधार पर ओपन और क्लोज एंडेड में होता है, जिसका सबसे बेसिक मीनिंग है कि भाई जिसका रिडेम्पशन, जिसमें स्विच इन और स्विच आउट कभी भी करा जा सकता है, वो होती है आपकी ओपन एंडेड। और जिसमें स्विच इन एक बार करने के बाद कुछ समय के बाद ही स्विच आउट होता है, वो होती है आपकी क्लोज एंडेड। कि भाई जैसे डब्बे में आ गए भाई साहब, अब इससे बाहर निकलना है तो इस डब्बे को खोलना पड़ेगा ना। जब तक ये डब्बा खुलेगा नहीं, इन्हें बाहर का कुछ नहीं दिखना है। वहीं वो दूसरे भाई साहब को जो हम देख रहे हैं, भाई वो तो डब्बे में इस तरह से पोजीशन या खड़े हैं कि वो तो बाहर का पूरे समय देख सकते हैं। बस ये देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने है द ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स का, वो आपसे यही कहता है कि ओपन एंडेड स्कीम्स वो स्कीम्स हैं बच्चों जिनका की रिडेम्पशन कभी भी करा जा सकता है, that can be purchased and sold at any point of time. They have a non-fixed number of outstanding units. And non-fixed number क्यों होते हैं? क्योंकि कब कौन रिडीम करवा रहा है, कब कौन परचेज करवा रहा है, ये फिक्स ही नहीं होता है। तो बाजार में एक्चुअली आउटस्टैंडिंग कितने ये कभी फिक्स नहीं रहते। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये ज्यादा हो सकते हैं, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पर ये कम हो सकते हैं, because they stand ready to be redeemed, and that too redemption that is possible on demand at any point of time. ऐसी स्कीम्स जिनमें ये ऑप्शन रहता है कि आप कभी भी स्विच इन कर सकते हो या कभी भी स्विच आउट कर सकते हो, इन स्कीम्स को अपन कहते हैं ओपन एंडेड स्कीम्स। एज अगेंस्ट दिस, जिन स्कीम्स में ये ऑप्शन नहीं होता है, यानी इनमें स्विच इन तो फिक्स है लेकिन जो स्विच आउट है वो एक टाइम के बाद ही होगा, और जब तक वो टाइम नहीं आएगा तब तक नहीं पॉसिबल है, तो उस तरीके की स्कीम्स को बच्चों हम क्लोज एंडेड स्कीम्स कहते हैं। एंड therefore they always have a fixed number of outstanding units, क्योंकि एक समय पर सिर्फ स्विच इन ही पॉसिबल है, और जब तक जितना टाइम पीरियड कहा है उतना होल्ड नहीं कर लेते तब तक स्विच आउट पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये देखो, ये वाला लाइन जो आपसे कह रहा है, द यूनिट्स ऑफ सच म्यूचुअल फंड आर ट्रेडेड इन द सिक्योरिटी मार्केट and it is through trading that these schemes offer investors the option of liquidity on their investment. तो मतलब एक बार पैसा लगा दिया, एक बार डब्बे में आ गए, तो अब बाहर निकलने के लिए आपके पास ऑप्शन सिर्फ सेकेंडरी मार्केट का है, जहां ट्रेडिंग होती है, परचेज सेल हो सकता है, लेकिन रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है। There's a difference in transfer, that's trade, and redemption. रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं होता है, कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी का रिडेम्पशन नहीं करेगी जब तक टेन्योर नहीं आएगा। जैसे ही टेन्योर आएगा रिडेम्पशन होगा, बट उसके बीच में यदि आप बेचना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर द सेकेंडरी मार्केट, जहां परचेज सेल के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विफाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो परचेज सेल नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर होता है।
ठीक है. सो हियर आई हैव गिवन यू अ कलरफुल चार्ट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स डिफरेंट होती है. कॉर्पस जो वर्ड में यहाँ यूज करी हूं उसका मतलब होता है टोटल प्रोसीड्स या कलेक्शन. एक स्कीम से जितना पूरा पैसा आता है ना उसको हम कॉर्पस कहते हैं. जैसे एक स्कीम का टोटल कलेक्शन जो है वो 1,00,000 करोड़ का है तो उसको कॉर्पस कहते हैं. अब ओपन एंडेड में वो फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है क्योंकि ऑनगोइंग परचेस सेल चलता रहता है. बट क्लोज एंडेड में फिक्स होता है. लिक्विडिटी ओपन एंडेड में डेफिनेटली हाई होती है क्योंकि कभी भी परचेस सेल पॉसिबल होता है, वेयर क्लोज एंडेड में वो पॉसिबल नहीं होती है. लिस्टिंग की अगर अपन बात करें तो दे आर नॉट लिस्टेड. ओपन एंडेड स्कीम्स आर नॉट लिस्टेड क्योंकि ट्रेडिंग की बात ही नहीं है भाई. दे आर नॉट लिस्टेड एज द ट्रांजैक्शंस आर डन डायरेक्टली विद द एएमसी. कभी भी परचेज सेल पॉसिबल है ना, कभी भी रिडेम्पशन और इशू पॉसिबल है, तो हमें सेकेंडरी मार्केट के प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं. बट क्लोज एंडेड में टेन्योर फिक्स है तो वी हैव टू गेट देम लिस्टेड ताकि वो बाइंग सेलिंग वहां पर हो सके. वो चीज अपने को ध्यान रखना है. वैल्यूएशन हालांकि दोनों के केस में एनएवी पर ही होता है बट क्लोज एंडेड में हम मार्केट ट्रेडिंग प्राइस को भी कंसिडर करते हैं. दैट इज द चीफ पैरामीटर टू बी कंसिडर. ठीक है. और प्रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो ऐसे इन्वेस्टर जो फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं, पैसा लगाना निकालना जिनको करना है वो ओपन एंडेड पे जाते हैं. जिन्हें एक निश्चित समय तक अपना पैसा निवेश करना है और सिर्फ उसके बाद ही अपना पैसा चाहिए वो क्लोज एंडेड पे जाते हैं. भाई मेरे को तो एक टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना ही है, पैसे की जरूरत ही नहीं है. डेफिनेटली आई एम गोना प्रेफर द क्लोज एंडेड स्कीम्स. बट इफ आई एम अ फ्रीक्वेंट इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट इन आउट करता रहता है फिर उसके लिए ओपन एंडेड स्कीम. समझे इतना? ठीक. तो ये पहला डिवीजन हुआ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का बेस्ड ऑन द टेन्योर और बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी पीरियड. दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर होता है, पर उस पर आने से पहले यहां कुछ म्यूचुअल फंड के प्लान्स के बारे में भी आपको देखना है. ये देखिए म्यूचुअल फंड के प्लान्स. म्यूचुअल फंड के प्लान्स दो तरह के होते हैं बच्चों. एक होता है रेगुलर और एक होता है डायरेक्ट. ये आपके सामने दोनों स्क्रीन पर दिए हुए हैं. यू हैव द डायरेक्ट प्लान्स, यू हैव द रेगुलर प्लान्स. बट जस्ट एज यू कैन सी ये जो दो ट्रीज और उस पे लगे फ्रूट्स है ना, ये आपको वो डिफरेंस बता रहे हैं रेगुलर और डायरेक्ट का. डायरेक्ट प्लान वो होता है जो आप सीधा एएमसी से खरीदते हो. डायरेक्ट बोल रहे हैं ना अपन, डायरेक्ट. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर ना ये प्लान सीधा एएमसी से परचेज करते हैं. अब जब सीधा एएमसी से परचेज कर रहे होते हैं, इट इज सोल्ड डायरेक्टली बाय द एएमसी, तो जाहिर सी बात है बीच के जितने भी बिचौलिए हैं और उनसे संबंधित जितनी जो भी दूसरी बातें खर्चे सब कम हो जाते हैं. तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये जो रिटर्न्स हैं ये हमें बढ़ जाते हैं. वेयर जब हम रेगुलर प्लान्स पे जाते हैं जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदते हैं और एएमसी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, तो फिर यहाँ पर अभी भैया ये देख रहे हो ना आप, छोटा सा बच्चा पानी दे रहा है यानी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. इस पानी से उसका जो पेड़ है वो बड़ा हो गया, फल तो आ गए, लेकिन जो डायरेक्ट प्लान है उसमें रिटर्न ज्यादा है क्योंकि वो सीधा एएमसी से लिया गया. ये देखो ये यहाँ पर नीचे इनका एक्सप्लेनेशन. वेरेज जब आप रेगुलर प्लान की बात करोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा हुआ है. अब डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा है तो बीच में बहुत सारे बिचौलिए हैं, उनका कमीशन, उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाता है. एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो ऑफकोर्स रिटर्न्स लो हो जाते हैं. यहाँ एक्सपेंसेस कम है तो रिटर्न ज्यादा रहते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखो कि हमें डायरेक्ट प्लान्स में जाना चाहिए बिकॉज दे जनरेट मोर बेनिफिट. इसी में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं. एसआईपीस के बारे में आप सुनते होंगे. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब स्मॉल अमाउंट में रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करो, बट ऑलवेज प्रेफर फॉर डायरेक्ट प्लान्स एंड नॉट द इनडायरेक्ट और रेगुलर वंस. यू कैन सी द डिफरेंस यार, रिटर्न कितना ज्यादा है इन द डायरेक्ट प्लान्स क्योंकि सीधे एएमसी से मिले हुए हैं. अच्छा, डायरेक्ट प्लान्स में ओपन एंडेड क्लोज एंडेड दोनों ऑप्शन. ठीक, क्लियर हो गया इतना सबको? चलो अब अपन एक और क्लासिफिकेशन पर आते हैं. यहां पर कुछ नई चीजें नहीं है. व्हाट आई हैव डन इज दैट इस डायग्राम की हेल्प से आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड. वेरियस कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड. अब ये सबसे पहला ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ये आपने पढ़ लिया ना. ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड को किस बेसिस पर अपन ने क्लासिफाई करा था? ये दोनों मैच्योरिटी के आधार पर थे, है ना. मैच्योरिटी या टाइम ड्यूरेशन के आधार पर कौन सा निकला था? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड. ठीक, यहां ऊपर दिया है स्ट्रक्चर के आधार पे. एक ही चीज है स्ट्रक्चरिंग के आधार पे. कभी भी रिडेम्पशन हो सकता है ओपन एंडेड,
फिक्स टाइम के बाद रिडेम्पशन होगा, क्लोज एंड। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर ये जो नीचे, अब अपन इस डायग्राम के नीचे से पढ़ना शुरू करने वाले, इस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर बच्चों देखें ना तो 3 मेजर क्लासिफिकेशन है। इक्विटी है, डेप्थ है और बैलेंस्ड है। इक्विटी और डेप्थ ओरिएंटेड एनएवी कैलकुलेशन पढ़ा था पिछले लेक्चर में आपने, है ना। तो इक्विटी है और डेप्थ है, और उसके अलावा बीच में है बैलेंस्ड फंड्स। ठीक, इक्विटी के बहुत सारे टाइप आपको यहां पर दिख रहे हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, डिविडेंड फंड्स हैं, डिविडेंड यील्ड जिन पे मिलता है, ठीक है। इक्विटी डाइवर्सिफाइड है, थीमेटिक है। अब ये सब जितने भी डिटेल्स यहाँ आपको दिए ना, ये एक एक करके जितने भी यहाँ ये सब अब नीचे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, समझ रहे हो इतना, ठीक है। चल, तो अब एक एक करके इनको उठाना शुरू करते हैं। आज के सेशन में अपन इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की नीड भी बहुत सारी अलग अलग होती है। भाई कोई इन्वेस्टर है जो फ्रीक्वेंटली अपना पैसा वापस चाहता है, रिटर्न चाहता है, तो फिर ऐसे इन्वेस्टर के लिए इनकम ओरिएंटेड है। किसी को ग्रोथ चाहिए, पैसे पे अप्रिसिएशन चाहिए तो ग्रोथ ओरिएंटेड है। किसी को दोनों चाहिए, है ना, उसको इनकम भी चाहिए रेगुलर बेसिस पर और उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन भी चाहिए, तो वी हैव द हाइब्रिड्स। हाइब्रिड होते हैं हमारे लिए कि भाई आलू की सब्जी और रोटी अलग अलग कहां खाएंगे, आलू का परोठा बना लेते हैं। तो ये जो है ये हाइब्रिड बन गया ना, कि सब्जी भी आ गई और रोटी भी आ गई और एक साथ मिलके आलू का पराठा बन गया, राइट। हाइब्रिड्स भी होते हैं बाजार में। टैक्स सेविंग की स्कीम्स होती है, स्पेसिफिकली टैक्स बचाने के लिए होती है, राइट। ये सब यहाँ है, जैसी आपकी नीड है वैसे यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पे क्लासिफिकेशन करे गए। बस इसे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से जोड़ लो, पानी पूरी के ठेले वाला। अब मुझे पता है जैसे ही मैंने ये नाम लिया, आप में से कई सारे बच्चे उधर बैठे बैठे अरे मैडम क्या बोल दिया, पानी पूरी की बात निकाल दी आपने। और पानी पूरी हम में से कितनों की फेवरेट होती है, और इस पानी पूरी के ठेले पर जब हम जाते हैं खाने के लिए, दुकान पर हम जाते हैं, तो हमने देखा आजकल कितने फ्लेवर्स होते हैं ना पानी पूरी के। पहले तो साधारण 2 होते थे कि भैया एक तीखा एक मीठा, अभी तो दर्जनों फ्लेवर आ गए। कोई लहसुन का फ्लेवर आ गया, कोई अदरक का फ्लेवर आ गया, किसी में सेव पड़ गया और किसी में छोला पड़ गया और किसी में चना पड़ गया और दही पूरी भी बन गया, किसी में सेव पड़ गई। बेस्ड ऑन योर टेस्ट एंड योर रिक्वायरमेंट आधा दर्जन से ज्यादा ऑप्शन रहते हैं आजकल पानी पूरी के ठेले वाले के पास। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट नीड्स, हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन है बाजार में म्यूचुअल फंड स्कीम्स के। और क्या क्या है इस सेशन को सुन लेने के बाद आप समझ चुके होंगे उन्हें। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो है इनकम ओरिएंटेड स्कीम। द नेम इटसेल्फ सेज, एक ऐसी स्कीम जिसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नेचुरली इनफ इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है फिक्स्ड इनकम देना इन्वेस्टर। तो ये स्कीम अपना इन्वेस्टमेंट करती भी ऐसी जगह है जहां रेगुलर बेसिस पर इनकम मिलती रहे, जैसे कि बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, क्योंकि इन सब में इनकम फिक्स्ड है। इन पे इनकम फिक्स्ड तो इन्वेस्टर की इनकम फिक्स, दैट इज द इनकम ओरिएंटेड। इसके जस्ट ऑपोजिट देखो तो ग्रोथ ओरिएंटेड है। ग्रोथ ओरिएंटेड का इंटेंशन क्या रहता है बच्चों, एक्सीलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या पोटेंशियलिटीज, ये ग्रोथ ऑफर करता है हमको। पैसे पर रिटर्न या इनकम के बजाय कैपिटल में अप्रिसिएशन करता है ये हमारी। और कैपिटल में अप्रिसिएशन किस तरह से पॉसिबल हो जाता है कि भाई ये ऐसी जगह पैसा लगाता है जहां पर रिटर्न के चांस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकम पर डिविडेंड भी हाई होता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी हाई होता है। दोनों चीजें आ जाती हैं यहां पर, कैपिटल अप्रिसिएशन भी है और साथ ही साथ डिविडेंड तो अपनी जगह पर है ही सही। ठीक, ये ग्रोथ स्कीम्स हो जाती है। अब इसके अगेंस्ट एक और ऑप्शन है आपके पास, और वो ऑप्शन है हाई ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स का। अब हाई ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स ना, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। जितना रिटर्न हाई है उतना रिस्क भी हाई है, बस ये समझ लो। जितना रिटर्न हाई है उतना रिस्क भी हाई है। कैपिटल अप्रिसिएशन की स्पीड बहुत तेज होगी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत एग्रेसिव होगी। बट जितना एग्रेशन अगर उतना फायदा है तो उतना नुकसान भी है। से फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बाईपास पर या हाईवे पर, सिटी बाईपास या हाईवे पर अपनी गाड़ी 100 की स्पीड पर चला रहे हो,
नॉर्मली बाईपास पर हमें स्पीड इसी लेवल पे मेंटेन करके रखनी होती है। बाईपास या हाईवे पे 20-30 की स्पीड पे गाड़ी थोड़ी चलती है। 20-30-40 पे गाड़ी चलाएंगे तो खुद भी ठुक जाएंगे और आगे आगे पीछे वाले भी ठुक देंगे। अब आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं हाईवे या बाईपास पे, बहुत सी बात है ना, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाने का चांस भी ज्यादा है। हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन वेरी सून। पर जितना चांस ये है उतना ही बड़ा रिस्क भी तो है ना बच्चों, क्योंकि 100 की स्पीड या 100 पार की स्पीड पर चलती हुई गाड़ी को यदि ऑल ऑफ अ सडन रोकने की जरूरत पड़ जाए तो भले ही आपकी गाड़ी में पावर ब्रेक क्यों ना हो, भले ही आपकी गाड़ी सबसे ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस क्या हो ना, दिमाग नहीं चला पाए और यदि स्वयं पर संतुलन खो दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। क्योंकि 100 पार की स्पीड पर चलती हुई गाड़ी को यदि एकदम से रोकना है तो आपको क्या लगता है, एक ब्रेक दबाओगे या गियर चेंज करोगे, एक्सीलेटर छोड़ोगे तो गाड़ी ऐसे रुक जाएगी? नहीं। उस समय में यदि आपने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, आप डर गए, आप घबरा गए, तो गाड़ी भी शायद ना रोक पाओ और एक्सीडेंट अलग हो जाए। मतलब रिस्क भी उतना है ना। 40 की स्पीड पर चलती हुई गाड़ी में क्या इतना बड़ा रिस्क होगा? नहीं। उसे रोकना आसान होगा एज अगेंस्ट 100 की स्पीड पर चलती हुई गाड़ी को, क्योंकि जब वो 40 की स्पीड पर चल रही है तो बहुत आसानी से गियर चेंज करके ब्रेक दबा के एक्सीलेटर छोड़ के आप गाड़ी रोक पाओगे। बट 100 की स्पीड की गाड़ी को तो रोकने में आपको समय लगेगा। और कितनी बार ऐसा होगा कि आप ब्रेक दबाए, कई बार काम नहीं करता, हम डर जाते ब्रेक काम नहीं कर रहा है, हम भूल जाते हैं कि एयर प्रेशर पर ब्रेक काम करता है, और यदि हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रेक दबाने पे भी गाड़ी नहीं रुक रही है तो इमीडिएटली अपना पैर लिफ्ट करके छोड़ करके ब्रेक को 2-3 बार कंटिन्यूएशन में दबा दीजिए, एक बार एक्सीलेटर छोड़ के फिर दबा दीजिए, क्लच छोड़ के, मतलब इससे गाड़ी जल्दी रुक पाएगी। बट इन सब के लिए क्या जरूरी है? प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर ये नहीं रहा और अगर आप यहां से गड़बड़ा गए तो फिर सारी कैसेट पलट जाएगी। जितना हाई रिटर्न था, यानी अपनी मंजिल पे पहुंचने की जितनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी थी, वो हाईएस्ट रिस्क में तब्दील हो जाएगी। हाई ग्रोथ ओरिएंटेड ऐसी एग्रेसिव स्कीम्स होती हैं। इफ दे ऑफर हाई रिटर्न दे आर इक्वली associated with high risk. If they have the benefit, if they give you the benefit of high return, they are clubbed with high risk. Now you need to manage on that. अगर आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, यदि आप गाड़ी ठीक ढंग से चलाना नहीं जानते हैं या आपने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखी है, तो ये हमेशा कहा जाता है कि 100 या उससे पार की बड़ी स्पीड पर गाड़ी चलाइए ही नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी सीखा है और संतुलन जमाना, बैलेंस जमाना आपको नहीं आता। यानी कोई नया नया निवेशक है या छोटे अमाउंट का निवेशक है तो वो तो ऐसी एग्रेसिव स्कीम्स को टारगेट ही नहीं कर सकता, है ना। समझे? तो एक इनकम है ग्रोथ और एक हाई ग्रोथ। और हाई ग्रोथ मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां बहुत रिस्क और बहुत रिटर्न। ऑफकोर्स सी बात है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा। यदि आपने गाड़ी संभाल ली, बराबरी से चला ली, पूरे बैलेंस में चला ली, तो जिस मंजिल पर दूसरे लोग 3.5 घंटे में पहुंचे हैं, आप अपनी कुशलता के कारण 2.5 घंटे में पहुंच गए, 1 घंटा पहले पहुंच गए ना, रिटर्न। ठीक है, समझे हाई ग्रोथ ओरिएंटेड का लॉजिक। अब तीसरी देखो, तीसरी है हाइब्रिड। हाइब्रिड जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि आलू की सब्जी और रोटी अलग से कौन खाएगा यार, एक ही साथ आलू का पराठा बना लिया, है ना। या दाल अलग से, चावल अलग से, सब्जी अलग से कौन खाएगा, तो हमने दाल चावल की सब्जी के साथ मिलाकर के खिचड़ी बना ली और बड़े चाव से उसको खा लिया। सेम लॉजिक है आपकी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में अपन क्या करते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो स्कीम्स होती हैं बच्चों जो फिक्स्ड इनकम और ग्रोथ दोनों को टारगेट करती है। नाउ इट्स नॉट लाइक ग्रोथ ओरिएंटेड। ग्रोथ में स्पेसिफिक टारगेट ग्रोथ ही होता है, कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, बट हाइब्रिड्स ना दोनों देते हैं। जैसे जब आलू की सब्जी मिला करके आटे में गूंथ करके आलू का पराठा बनाया जा रहा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स आपको आलू से यानी पोटैटो से मिलने वाले हैं, वो चीजें भी मिल रही हैं, और जो थोड़ा बहुत प्रोटीन या दूसरे किसी तरह के मिनरल्स आपको गेहूं के आटे से मिलने वाले हैं वो भी मिल जा रहे हैं, दोनों चीजें कंबाइन होके मिल रही है।
राइट। तो ये जो हाइब्रिड है इसमें ना इनकम भी मिल रही है और ऑफ कोर्स सी बात है ग्रोथ भी मिल रही है। तो इनका जो मिक्सचर होता है ना बहुत जुडिशियस होता है। जुडिशियस मिक्स अपन बोलते हैं। ये देखिए, दे आर द म्यूचुअल फंड्स दैट ऑफर जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ इनकम सिक्योरिटीज। इनकम कैसे मिलेगी? बॉन्ड डिबेंचर जैसे फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा के। पर यहां पर इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करा जाता है ताकि कैपिटल अप्रिसिएशन मिले, और इसीलिए बस हम इन्हें बैलेंस्ड फंड कहते हैं, क्योंकि इनकम भी है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी है, दोनों फायदे हैं। समझ रहे हैं इतना? इनकम ग्रोथ, हाई ग्रोथ, हाइब्रिड। क्लियर? चलो पांचवे पर आओ। पांचवी स्कीम क्या समझा रही है? जैसे मैं बताई थी आपको, टैक्स सेविंग स्कीम्स। ये वो स्कीम्स होती हैं बच्चों जिनका सीधा सीधा लॉजिक होता है इन्वेस्टर के टैक्स को बचाना। यदि इन स्कीम्स में पैसा लगाया जा रहा है, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया आपको, इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स होती हैं, पेंशन स्कीम्स होती हैं। इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट द मनी इन दी स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में रिबेट मिल जाता है, छूट मिल जाती है, एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। तो कई सारी ऐसी स्कीम्स बनाई जाती। उनका सीधा लॉजिक ये होता है कि भाई निवेशक को पैसा लगाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा तो और अच्छा। इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट भी हो जाएगा, वो रोक के भी नहीं रखेगा और उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, तो उसका भी फायदा। सो टैक्स सेविंग स्कीम जो रहती हैं वो आपको क्या ऑफर करती हैं? टैक्स सेविंग स्कीम्स आपको टैक्स रिबेट ऑफर कर देती है। तो पैसा भी इकोनॉमी में आ जाता है, टैक्स सेविंग हो जाती है, तो एसएससी का भी फायदा हो जाता है। समझ रहे था? ठीक है, अगली पर आओ। स्पेशल सेक्टर स्कीम्स है। अब स्पेशल सेक्टर मतलब नाम ही ये कह रहा है कि ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही टारगेट करती हैं बस, जैसे रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हैं आपको, ये यहां पर आ जाओ। ये रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इनके लिए एक पूरा सेट ऑफ रेगुलेशन है जो सेबी ने बनाया है अलग से। ये सिर्फ और सिर्फ, ये लिखा ना यहाँ पे, दे प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट ओनली इन रियल एस्टेट सेक्टर्स। ये सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी होती है, ये भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब स्पेशल सेक्टर स्कीम्स होती है, स्पेसिफिक सेक्टर को ही टारगेट करते हैं और कहीं नहीं, पर्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट। ठीक है, समझे इतना? अगली स्कीम देखो, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। आप सोच रहे होगे मैम ये सब इनमें इतना इतना ही मैटर है क्या, इतना इतना ही पढ़ना है क्या? हाँ बच्चों, इनमें इतना ही मैटर है, इतना ही पढ़ना है, एग्जाम में आए तो लिखना भी इतना ही है। इससे ज्यादा कुछ भी और लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा मैटर यहाँ पर कवर भी करने की जरूरत नहीं, इतना ही बस लिखना है अपने को। ठीक है, तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स है अगली आपकी। अब कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, पैसा पूंजी के नाम पे जो लगाया गया है वो डूबना नहीं चाहिए, ये चीज यहाँ इस स्कीम का बेस है। तो एज द नेम सेज, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स विल ऑफर यू प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड। कैसे? इनका जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो यानी ये पैसा कहाँ लगाने वाले, आपसे तो स्मॉल अमाउंट में पैसा ले रहे हैं, उसको फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हैं ना, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रहता है, हमने पढ़ा था, तो वो ना रहे, इसलिए हम अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा जो पोर्टफोलियो बनता है। अब ये पोर्टफोलियो जो रहता है वो एसेंशियली ऐसी जगह पर रहता है, या इन स्कीम्स का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि ये क्लोज एंडेड रहेंगी। और ये क्लोज एंडेड इसलिए रहती है ताकि उतने समय तक पैसा निकालेंगे नहीं तो बढ़ेगा। बार बार निकालते रहेंगे तो इंक्रीज नहीं होगा, एक समय तक उसको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्लोज एंडेड स्कीम के फॉर्म में इन्हें बनाते हैं। इनकी रेटिंग्स भी होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है हमारे देश में, जो कि कंपनीज, उनके इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब के रेटिंग का काम करती है। पार्ट बी में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। इनकी प्रॉपर रेटिंग होती है, उसके बाद सेबी से परमिशंस ली जाती है, उसके बाद ही फिर हम इन्हें इशू करते हैं। बाकी सब में भी परमिशन लेते हैं, बट हाँ बस लॉजिक ये है कि इनकी स्ट्रक्चरिंग ऐसे होगी कि कैपिटल पर कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए, रिटर्न हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इन्वेस्टेड कैपिटल हमारी प्रायोरिटी है। रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, समझे इतना? चलो कुछ और आ रहे हैं, रियल एस्टेट अपन पढ़ ही लिए थे, अभी कुछ और आ रहे हैं जिनमें अब अगले दो टर्म्स हैं, हेज और लिवरेज। Now these are one of the most trickiest types of mutual fund schemes in the market.
कारण ये बच्चों की हेज फंड आज भी हमारे देश में अनरजिस्टर्ड प्राइवेट पार्टनरशिप्स के फॉर्म में काम करते हैं। ये देखो, ये मैंने यहां पर लिख रखा है, दे आर अनरजिस्टर्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स। रेगुलेट करता है सेबी इनको, पर इन सब का ना लॉजिक जो रहता है ना वो ये है कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन होता है, यानी जितना पैसा डूबने का चांस है उतना ही ज्यादा पैसा बढ़ने का भी चांस है। और डूबना ऐसा कि 1 लाख से 0 पे आ जाएंगे और बढ़ना ऐसा कि 0 से 1 लाख पे चले जाएंगे। अब ये ना हर कोई नहीं कर सकता, हर इन्वेस्टर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अगर एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं और 10 रुपए घूम जाएंगे तो मेरे को बहुत दुख होगा और बहुत आसानी से पता भी चल जाएगा, यार 100 ही रुपए थे, उसमें से 10 रुपए गिर गए तो पता लग जाएगा, 10 के नोट थे। पर यदि मेरी जेब में 1 लाख रुपए रखे हैं और उसमें से यदि 10 रुपए गिर जाते हैं या घूम जाते हैं तो मुझ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए रखे हैं और उसमें से यदि 10 रुपए गिर जाते हैं या घूम जाते हैं तो मेरे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट इवन बाय a single % वुड आई बी अफेक्टेड। 1 करोड़ रुपए यार, उसमें से 10 रुपए गिर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, घूम भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, पता भी नहीं चलेगा मेरे को। आई मे नॉट इवन नोटिस दैट। 100 रुपया में से 10 रुपया गिर जाएगा तो बहुत जल्दी नोटिस में आ जाएगा। हेज फंड्स इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वेल्दी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को ही टारगेट करता है जिन्हें इन सब चीजों का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बहुत हाई रहती है और ट्रेडिंग बहुत स्पेक्यूलेटिव होती है। स्पेक्यूलेटिव सट्टेबाजी तरह की चीज है, एक्चुअल सट्टा नहीं होता है ये, बट बिल्कुल उसी की तरह होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच का सट्टा। हर एक बॉल पर विकेट जाएगा कि छक्का लगेगा कि चौका लगेगा का सट्टा। घोड़ों की रेस में कौन सा घोड़ा जीतेगा, किस जॉकी और किस घोड़े पर दाम लगाया जाए का सट्टा। बिल्कुल वैसा ही सट्टा या स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग हेज फंड्स में, बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स, वेरी हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट्स and only wealthy individuals or institutions are targeted for hedge fund। क्योंकि यदि पैसा बढ़ा तो ऐसा बढ़ेगा कि बस समझ लो कि हाथ में अभी 0 है और सीधे 1 लाख आ जाएंगे, लेकिन अगर घटा ना तो वो घटेगा भी ऐसा कि 1 लाख से 0 हो जाएगा। अब जिसके पास करोड़ों रुपए की नेटवर्थ है पहले से ही, उसके अगर लाख रुपए बाजार में डूब भी गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बट यदि मैं कुछ लाख 2 लाख का पोर्टफोलियो लेके चल रही हूँ या लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके चल रही हूँ और वही डूब जाएगा तो मेरे को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हेज फंड्स ऐसे जहां बहुत रिस्क है बहुत रिटर्न। इनको हाई ग्रोथ से कंफ्यूज ना करना बच्चों, क्योंकि हाई ग्रोथ में तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हाई ज्यादा नहीं होती, स्पेक्यूलेशंस भी नहीं होते, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग हेज में होती है। और इसी हेज के जैसा दूसरा जो होता है ना वो होता है लिवरेज। लिवरेज में भी स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, बट लिवरेज का पता है बहुत सिंपल लॉजिक होता है, बहुत सा सिंपल लॉजिक। गाड़ी में लीवर्स होते हैं, किसी भी गाड़ी को अगर आप चलाते हैं, यदि वो क्लच ब्रेक की सहायता से चलाई जाती है तो उस गाड़ी में स्पीड को चेंज करने के अलग अलग लीवर्स होते हैं जिनको गियर्स कहा जाता है। गियर 1 में गाड़ी उठती है, गियर 2 में स्पीड बढ़ती है, 3 में और बढ़ती है, 4 में और बढ़ती है, 5 में बहुत बढ़ जाती है, किसी किसी गाड़ी में 6 तक गियर्स होते हैं। टर्बो मोड पे चली जाती है, बहुत तेज हवा से बातें करने लग जाती है ना। जैसे ये गियर स्पीड बढ़ाते हैं ना वैसे ये गियर स्पीड कम भी करते हैं। अब बेस्ड ऑन द ट्रैफिक ऑन द स्ट्रीट आप इन गियर्स का इस्तेमाल करके क्या करते हो, अपनी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो। यदि आप किसी ट्रैफिक वाली स्ट्रीट पे जा रहे हो तो दूसरे या तीसरे गियर में गाड़ी चलाते हो क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है ना। और जैसे ही खाली सड़क आती है या यदि आप बाईपास या हाईवे पे जाते हो तो सीधे 5वें 6ठे गियर में गाड़ी पहुंच जाती है,
क्यों? क्योंकि वहां ट्रैफिक कम है और सीधी एक लेन ही बनी रहती है कि आप हाई स्पीड में गाड़ी चला सकते हो. दिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ द gears or the levers you can change the speed of your vehicle. लिवरेज फंड में सेम यही कॉन्सेप्ट है. इन्वेस्टमेंट लिमिट इसमें भी हाई है, इन्वेस्टमेंट रिस्की इसमें भी है, स्पेक्यूलेशन यहां भी होंगे. बट यहाँ ना स्पेक्यूलेशंस को हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस लीवर्स और लेवरेजेस या लेवरेजिंग टेक्निक्स इन द मार्केट. अब ये बहुत डिटेल में होता है, वैसे तो कम से कम पूरा एक घंटे के 2-3 सेशन लगते हैं इन्हें समझने में, बट हमारे सिलेबस में इतना है ही नहीं. हमें बहुत शॉर्ट में दिया है जो लेवरेज, तो हमने उतना ही पढ़ लिया बस. आखिरी में और हमसे ये कह रहे हैं कि हेज लेवरेज फंड इंक्रीजेस द साइज एंड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड अदर बेनिफिट्स टू द मेंबर्स थ्रू द एक्सेस ऑफ गेन्स ओवर कॉस्ट ऑफ द बोरोड फंड. बस, तो आपको लॉजिक याद रखना है और इतना याद रखना है जितना यहां दिया. हेज में हाई स्पेक्यूलेशन, नो लेवरेजिंग, लेवरेज में बैलेंसिंग अलाउड होती है. ठीक है, क्लियर इतना? चलो अगली स्कीम्स पर आओ. अगली स्कीम आपके सामने आ रही है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की या बास्केट ट्रेडिंग. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि इन्वेस्टर्स से लिए गए फंड्स को सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग होती है. ओनली दो सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेडेड और एनी स्टॉक एक्सचेंज. और इसीलिए इनको हम काफी बार टैक्स एफिशिएंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं. प्योर टैक्स बेनिफिट नहीं है ये, वो टैक्स बेनिफिट अलग है. यहां सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होना है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. यानी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो उसमें फिर ये स्कीम इन्वेस्ट नहीं करती. समझ गए इतना? क्लियर ये लॉजिक? ठीक. फिर अगला मनी मार्केट म्यूचुअल फंड. नाम से समझ पड़ता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वो स्कीम होगा जो सिर्फ मनी मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स करेगा, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करेगा, उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा जो मनी मार्केट में मिलते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ये सब मनी मार्केट में मिलते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट में लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर के. यदि इन्वेस्टर्स की इस तरह की चॉइस है तो उनके लिए ये ऑप्शन है. 1 साल या उससे कम के समय के लिए रहता है. ऑफ कोर्स यहाँ पर रिटर्न बहुत फ्लक्चुएट होगा बच्चों, याद रखना. और कंपैरेटिवली रिटर्न जो रहता है वो लो भी रहता है. रिटर्न इज कंपैरेटिवली वेरी लो एज अगेंस्ट अदर स्कीम्स. कारण ऐसा इन्वेस्ट ही कम समय के लिए हो रहा है. कम समय के लिए इन्वेस्ट होगा तो रिटर्न भी तो कम मिलेगा यार, है ना? समझ रहे हो? म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो यहां पर मनी मार्केट में इशू होती हैं. ठीक. फिर आखिरी में आपके सामने 2 और आ रही हैं स्कीम्स. अगली है न्यू डायरेक्शन और फिर ऑफशोर. न्यू डायरेक्शन का मतलब होता है ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जो उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन प्रोजेक्ट से जुड़ी होती है. आईटी कंपनीज या साइंटिफिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनीज हैं. एग्जाम्पल दिए पोल्यूशन कंट्रोल, ओशनोग्राफी, इन सब से जुड़ी कंपनीज में प्रोजेक्ट्स में ये पैसा लगाते हैं. न्यू डायरेक्शन रिस्क ज्यादा रहता है, रिटर्न कंपैरेटिवली इनमें भी कम रहता है. ठीक है. एंड लास्ट इज ऑफशोर. ऑफशोर समुद्री पार, तो बाहर, यानी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंपनीज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड सेबी, इन स्कीम्स में होता है. ऑफशोर फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनके द्वारा करा जाने वाला इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर यानी फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज में होता है. हो गया इतना? समझ गए आप सभी लोग? ये 13-14 तरह की अलग अलग स्कीम्स, ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और ढेर सारे ऑप्शन. इनकम चाहिए तो इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ ओरिएंटेड, कैपिटल में ग्रोथ चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए और प्रोटेक्शन भी चाहिए तो कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड, हाई रिस्क चाहिए तो हाई ग्रोथ ओरिएंटेड. टैक्स सेविंग अलग है, स्पेशल सेक्टर के लिए रियल एस्टेट, इंफ्रा अलग अलग होती है ना? न्यू डायरेक्शन के फंड्स अलग है, मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स अलग होते हैं जो कि सिर्फ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं. हाईली स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग के साथ हेज और लिवरेज फंड्स हमारे सामने होते हैं. और ये सारी अलग अलग स्कीम्स, एक फंड ऑफ फंड भी होता है बट वो इंडिया में है ही नहीं अभी. ये सब स्कीम्स बच्चों इंडिया में मिलती हैं और इन सब स्कीम्स में इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पैसा लगा सकते हैं. क्लियर हो गया इतना? यहां आकर के म्यूचुअल फंड से संबंधित टर्मिनोलॉजीज, उसका एक्सप्लेनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और स्कीम्स, ये सब आपने पढ़ लिया. सब. अब जो आगे आएगा ना वो टेक्निकल पोर्शन है. टेक्निकल पोर्शन मतलब जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 बनाए गए,
इसके पॉइंट्स अपने को पढ़ना है जो यूजुअली परीक्षा में थोड़े से कम पूछे जाते हैं, बट अगर आएंगे ना तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे और सीधा नंबर जेब में देके जाएंगे। डायरेक्ट इक्वेशन आएंगे। एएमसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रस्टी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे 5, 7, 8 चीजें हैं जो अपने को पढ़नी। पर अभी आप इन स्कीम्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इस वाले टॉपिक के लिए तो हम अगले सेशन में मिलेंगे। यहां तक ये स्कीम्स बढ़िया रिवाइज कर लीजिए। अगले सेशन में मैं फिर आपसे मिलूंगी और म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन SMS को नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए, सी यू, बाय बाय।